हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने चैप्टर नंबर 10 अपना पूरी तरह से पढ़कर समझकर खत्म किया। राइट, चैप्टर नंबर 10 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 की बारी है, जिसका नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमने सेमेस्टर 1 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। सब कुछ उसके बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हमने जाने थे, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सारी चीजें आई थी। ठीक है, तो हम फिर से ऑर्गेनाइजेशन पर आ गए हैं और उसके कुछ मीनिंग यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशंस हैं उसकी। राइट, हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने थे, ये थोड़ा कुछ नया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वो हम इस वीडियो में आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, उसका मीनिंग या फिर कहें तो उसका डेफिनेशन हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन ली हुई हैं, इन सबको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कैस्टर बर्नार्ड ने ये डेफिनेशन दी है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं और वो कोऑपरेट करके एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब साथ मिलकर वो कई सारी एक्टिविटीज डेली बेसिस पर करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कहलाता है। राइट, अगर नंबर 2 बात करें, लुइस ए एलन ने जो डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं उस वर्क को, जो भी वर्क हमें करना है। ठीक है, पहले हमने उस वर्क को आइडेंटिफाई करा कि हमें वर्क करना क्या है, उसके बाद हम ग्रुप को, उसको मतलब जो भी वर्क है उसको हमें जो भी परफॉर्म करना है वो हम ग्रुप कर लेंगे। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, हम जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें कैसे कैसे वो वर्क कंप्लीट करना है, उन लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम उनको देंगे। ठीक है, और अथॉरिटी हम उनको देंगे कि वो निर्णय ले सकें, अपने आप डिसीजन ले सकें वो, कि उनको कैसे कैसे अपने वर्क को आगे लेके जाना है। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। और हम उनका एक रिलेशनशिप ऐसा एस्टैब्लिश कर देंगे उन लोगों में, ठीक है, जो एम्प्लॉयज उस बिजनेस में वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, जिससे कि वो अपना सारा वर्क जो भी उनको करना है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उनको, ठीक है, वो एक साथ मिलकर इफेक्टिवली उसको अकम्प्लिश कर सकें। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक, जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनको डेली बेसिस पर वर्क मिलेगा, ठीक है, वो सब वो तभी कर सकते हैं जब उनमें एक यूनिटी होगी। ठीक है, जब वो साथ मिलकर सारे लोग काम करेंगे। ठीक, तो लुइस ए एलन ने ये डेफिनेशन दी थी ऑर्गेनाइजेशन की। नंबर 3 है ऑलिवर शेल्डन, इन्होंने क्या कहा था, Organization is the process of combining the work which individuals and group have to perform with the faculties necessary for its execution, that the duties so performed provide the best channel for efficient, systematic, positive and coordinated application of the available effort। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क जो है पूरी तरह से कंबाइन हो जाता है। जो वर्क इंडिविजुअल को करना है या फिर ग्रुप में जो वो लोग हैं उन लोगों को करना है। ठीक है, विद द फैकल्टीज नेसेसरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, जो भी फैकल्टी जरूरी होगी वहाँ पे उसके एग्जीक्यूशन में, वो सब चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। दैट द ड्यूटीज सो परफॉर्म्ड प्रोवाइड द बेस्ट चैनल फॉर एफिशिएंट, जो भी उनकी ड्यूटीज उनको मिली होंगी उससे एक एफिशिएंसी वहाँ पर बढ़ेगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। सिस्टमेटिक वे में सारा काम होगा। पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशंस ऑफ द अवेलेबल एफर्ट। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन वहाँ पर रहेंगी, जो भी अवेलेबल एफर्ट वो डाल सकेंगे। ठीक है, जितना उनसे हो सकेगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं बिजनेस के, वो उसको अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो मुझे इसकी डेफिनेशन लगी ऑर्गेनाइजेशन की वो है नंबर 2 वाली, लुइस ए एलन ने जो दी। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, वर्क को, जो भी हमें वर्क करना है, फिर हम डेलीगेट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी, हम लोगों को काम देते हैं कि आपको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उनको काम बताते हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद वो काम करते हैं। हम उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं उन सारे लोगों में, यूनिटी वाली भावना जो होती है वो देते हैं, लाते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, जिससे कि वो सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर काम कर सके पूरी एकाग्रता के साथ। ठीक है, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अकम्प्लिश या फिर कहें तो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। ठीक, तो ये वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है, आप ये सेकंड वाली कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनफॉर्मल कौन सी होती है वो हम यहाँ पर जान लेंगे, और दोनों में डिफरेंस, दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बताओ, तो आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव, ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड टू मीट अ सर्टेन, इस तरह से आप पॉइंट्स बाय पॉइंट्स वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस हम कर लेते हैं, आपके मीनिंग आपको क्लियर हो जाएंगे इसके, जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाए आप इजीली उसको बता पाओगे। राइट, वैसे डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है एग्जाम्स में। राइट,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, सेट रिटन पॉलिसीज एंड रूल्स एंड अ कॉमन गोल। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है पीपल का, उन लोगों का ऐसा ग्रुप है जिनमें एक फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, जिन सबके बीच में, उन लोगों के बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है। सेट रिटन पॉलिसी एंड रूल्स एंड अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल उनका रहेगा। ठीक है, सब जितने भी वो लोग हैं उनका एक कॉमन गोल रहेगा, मतलब सब एक गोल की तरफ ही काम करेंगे। ठीक है, कुछ रिटन पॉलिसीज और रूल्स रहते हैं जो उनको मानने होते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरैक्ट, डेवलप कनेक्शंस एंड फॉर्म एन एंटिटी वाया म्यूचुअल इंटरेक्शन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, सेकंड स्टेप में वो क्या होगा, जब वो सारे लोग एक साथ मिलेंगे, वो इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। ठीक है, उनके कनेक्शंस वहां पे बिल्ड होंगे। ठीक, उनके थॉट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो वो हमारी हो गई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो वहां पे कनेक्शंस वहां डेवलप होंगे, फॉर्म एन एंटिटी वाया म्यूचुअल इंटरेक्शन, तो एक एंटिटी वहां पर बनेगी उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से। राइट, तो वो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है, नंबर 2 है पर्पस। क्या है इसका, आर फॉर्म्ड टू मीट अ सर्टेन सेट ऑफ गोल्स। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, इसका क्या पर्पस है, ये कुछ सर्टेन गोल्स सेट होते हैं, उनको पूरा करने के लिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई जाती है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, वाइल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव गोल्स टू मीट, दे आर नॉट ऑलवेज डिफाइंड। ये जो गोल्स रहते हैं इनके कुछ भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल वाली है उसमें तो डिफाइन रहते हैं कुछ गोल्स, लेकिन इनफॉर्मल में कुछ भी डिफाइन नहीं है, वो वर्क करते हैं और उनके समय के साथ साथ कुछ भी गोल्स बनते हैं और उसको वो अचीव करते हैं। राइट, अथॉरिटी की अगर हम बात करें, हैव अ क्लियर एंड डॉक्यूमेंटेड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पूरी एक अथॉरिटी रहती है। ठीक है, क्लियर और डॉक्यूमेंटेड हायरार्की में रहती है, मतलब पूरे लेवल वाइज वहां पे अथॉरिटी रहती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे कुछ भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं रहता अथॉरिटी का। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, हैव क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर दैट आर डिफाइंड बाय द चेन ऑफ कमांड। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर रहता है वहां पर। ठीक है, दैट आर डिफाइंड बाय द चेन ऑफ कमांड, जो चेन ऑफ कमांड के थ्रू डिफाइंड होता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं होते हैं, मीनिंग अ पर्सन विद द लोएस्ट हायरार्की कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद अ पर्सन इन द हाईएस्ट रैंक। जो बिल्कुल लो रैंक पर एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट हाईएस्ट रैंक वाले बंदे से बात कर सकता है। ठीक है, तो वहां पर कुछ भी चैनल्स नहीं होते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बनी होती है, जो बिल्कुल लो रैंक पर है वो मिडिल रैंक वाले से बात करेगा, मिडिल रैंक वाला उसकी बात हाई लेवल तक पहुंचाएगा। लेकिन इनफॉर्मल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा उसका हाई वाले से, लो का हाई वाले से। क्रिएशन की अगर हम बात करें, आर डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय अ टीम ऑफ मैनेजर्स। कौन बनाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स की टीम। ठीक है, आर स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड बाय अ फ्यू मेंबर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है, जो भी लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयज वहां पर वर्क कर रहे हैं वो इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, फीचर अ वेल थॉट प्लान दैट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्लान्स पूरे उनके पता होते हैं। ठीक है, उनको क्या काम करना है वो सब उनको पता होता है, उनके पास गोल्स होते हैं, उस गोल्स के अकॉर्डिंग वो अपने कुछ प्लान्स बनाते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी काफी ज्यादा वहां पर रहती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, साफ साफ लिखा है, आर नॉट स्टेबल। गवर्नेंस की अगर हम बात करें, गवर्न बाय अ सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये गवर्न होती है बाय सेट ऑफ लॉज, बहुत सारे वहां पर लॉज होते हैं जो पहले से सेट होते हैं। ठीक है, जिनका उनको पालन करना होता है, और बहुत सारी रेगुलेशंस उनकी होती हैं जो उन्हें फॉलो करनी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो गवर्न बाय वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीफ्स। उनके मानने पर ये चीज चलती है। ठीक है, वहां पे उनके कुछ बिलीफ्स रहते हैं, कुछ उनकी वैल्यूज रहती है। ठीक है, उन पर वो चीज चलती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेजर फोकस इनका किस पे रहता है, फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनका वर्क पर मेन फोकस रहता है। ठीक है, जो उनकी परफॉर्मेंस रहने वाली वर्क की, उस पर उनका मेन फोकस रहता है। राइट, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेनली फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, जो एक दूसरे के साथ उनके रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, उस पर उनका मेन फोकस रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। अगर इसमें आपसे मीनिंग पूछा जाए तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वो ले सकते हैं और आप आराम से पॉइंट वाइज पॉइंट पूछें या फिर डिफरेंस पूछें, आप दोनों ही अपने एग्जाम में बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक,
सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो जो बिजनेस की सक्सेस है उसको ये इंश्योर करते हैं हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना कि सारे लोग बिल्कुल यूनिटी के साथ वर्क करते हैं टूवर्ड्स द गोल्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो पूरा बिजनेस है उसके जो भी गोल्स हैं उसकी तरफ वो वर्क करते हैं, ठीक है, अपने पूरे एफर्ट्स वो लगाते हैं, ठीक। तो उस जब वो सारा काम कर रहे हैं तो उससे बिजनेस की सक्सेस पे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है। अगर वो खराब काम करेंगे तो उसकी सक्सेस ज्यादा खराब भी हो सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब वो पूरे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग सारे वर्क कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से मैनेजर्स उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पीछे पड़ी हैं, उनको एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है, जिससे कि वो एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ते रहें, अपने गोल्स की तरफ वो बढ़ते रहें, ठीक है। तो जो भी हेल्प हो पाती है बिजनेस मैनेजर्स की वो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज की, और एम्प्लॉयज जो है पूरी अपने सारे एफर्ट्स लगा के उन गोल्स को अचीव करते हैं, राइट। तो जब ये सारी चीजें रहती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस की सक्सेस तो बनती है भाई, ठीक है। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू द कंटिन्यूटी एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस की सक्सेस है उसकी तरफ ये पूरे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। इट इज अ लॉजिकल क्लियर कट स्ट्रीमलाइन टू मीट द प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट्स देन द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ साउंड मैनेजमेंट इज अचीव्ड। जब वो पहले दिन काम करेंगे, जो सुबह से शाम तक वो काम कर रहे हैं, उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा वर्क पर, ठीक है। ऐसी वो डे बाय डे जो वर्क करते रहेंगे, इससे उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सक्सेस की तरफ वो चलते रहेंगे, ठीक है। Number 2 है foster coordination. Different departments and sections, positions and jobs, functions and activities are welded together by structural relationship. This facilitates coordination. Coordination मतलब उनका साथ रहकर काम करते रहना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के साथ वो वर्क करते हैं तो इससे कोऑर्डिनेशन उनका बिल्ड रहता है। जितने भी एम्प्लॉयज उस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उनका कुछ गोल्स होगा, वो सेम गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब में कोऑर्डिनेशन आ जाता है, साथ मिलकर वो वर्क करते हैं। अकेले अकेले वर्क करने से अच्छा है कि वो सारे मिलकर वर्क करें, क्योंकि सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी बिल्ड होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नंबर 3 अवॉइड डुप्लीकेशन। यहाँ पर जो डुप्लीकेशन है, जो डुप्लीकेसी है वर्क की, वो अवॉइड होती है। A proper organization avoids duplication of activities. Poor organization leads to actual duplication of functions by managers as well as duplication of records. तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवॉइड करती है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज की, वहां पे जो भी एक्टिविटीज है उसमें कोई भी डुप्लीकेसी ना हो, कोई भी डुप्लीकेशन ना हो। पुअर ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द एक्चुअल डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस बाय मैनेजर्स एज वेल एज डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड। जो बेकार ऑर्गेनाइजेशन होती है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है, एक्चुअल डुप्लीकेशन होता है फंक्शंस का जो मैनेजर्स करते हैं, एज वेल एज डुप्लीकेशन ऑफ और रिकॉर्ड्स का भी डुप्लीकेशन वहां पर हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आपका पूरा अच्छा है, आपने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ, तो वहां पर डुप्लीकेशन काफी हद तक जो है अवॉइड हो जाता है, ठीक। नंबर 4 है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जब ये सारे एम्प्लॉयज एक तरह से वर्क कर रहे हैं, हमने अभी सारी चीजें जानी, आपने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं एम्प्लॉयज किस किस तरह से वहां पर वर्क करते हैं, तो मुझे आपको ज्यादा यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। तो उनकी ग्रोथ अल्टीमेटली वहां पर हो जाती है, ठीक है। वो साथ मिलकर वर्क करते हैं। जब मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई, जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हम एक दूसरे से काफी ज्यादा चीजें वहां पर सीखते हैं, क्योंकि हर किसी के बोलने का तरीका, हर किसी को सिचुएशन हैंडल करने का तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से। तो हम एक दूसरे के साथ रहकर मिलकर जब हम काम करते हैं तो हम उनसे काफी सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं, हम नए नए स्किल्स उनके साथ सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होती है जिससे हमारी ग्रोथ वहां पर हो जाती है जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं सारे लोगों के साथ मिलकर, ठीक। नंबर 5 है इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेलीगेट करते हैं, यानी कि सौंपते हैं अपनी जो भी हमारे काम है वो हम दूसरे को सौंपते हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो सारा काम उनसे हम करवाते हैं। तो डेलीगेशन वही होता है, ठीक है। तो एक इफेक्टिव डेलीगेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो पाता है बाय प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। जब डिवीजन होता है प्रॉपर तरीके से लेबर का, कंसिस्टेंट डेलीगेशन एंड क्लियर जॉब डेफिनेशन वहां पर रहती है, ठीक है। जो वहां पर डेलीगेशन है वो कंसिस्टेंट बना रहता है, क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप में पूरा वर्क कर रहे हैं, उनको सारे अपने गोल्स पता है, उनको कैसे कैसे काम करना है, सब चीज उनके पास अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है। तो वहां पे कंसिस्टेंट डेलीगेशन बना रहता है, क्लियर जॉब डेफिनेशन वहां पर रहती है कि उनको कैसे कैसे सारा काम करना है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलीव्स द मैनेजर्स ऑफ रूटीन वर्क, दे डिवोट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी टू प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो वो अपनी ज्यादातर एनर्जी किस चीज में लगाते हैं कि वो प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, कि उनको आगे किस तरह से काम करना है और क्या क्या उनके गोल्स हैं वो तो उनको पता ही है, ठीक है। उस गोल्स को, उन जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको कैसे कैसे काम करना है, इसमें वो अपना ज्यादातर समय लगाते हैं, ज्यादातर एनर्जी इसी में वो लगाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि इफेक्टिव डेलीगेशन वहां पर हो जाता है। नंबर 6 है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो एम्प्लॉयज वहां पर वर्क कर रहे हैं वो ही ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। वो अपने आप में बहुत सारा काम ऐसा कर लेते हैं जो कि मशीन्स भी नहीं कर पाती, क्योंकि मशीन्स को अल्टीमेटली कौन हैंडल कर रहा है, वो लोग ही हैं, ठीक है, जो मशीन चला रहे हैं, ठीक। डिटेल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट पर्सन इन द राइट जॉब एंड मैचिंग ऑफ जॉब विद इंडिविजुअल्स एनेबल द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब डिटेल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन हमारे पास होगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम क्यों कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम वो कर रहे हैं, जब हमें वो सब कुछ पता है, ठीक है। राइट पर्सन राइट जॉब पर है, जैसे उसके स्किल्स हैं उन स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपने काम पर लगा हुआ है, ठीक है। जो जिस चीज में वो एक्सपर्ट है वही उसको हमने काम दिया हुआ है, ठीक है।
विद इंडिविजुअल्स एनेबल द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका कह सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से अच्छी तरह से वो यूटिलाइज हो जाते हैं, कुछ भी उनका वेस्टेज वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक ऑप्टिमम यूज हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, राइट। ये थी कुछ इंपॉर्टेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हमने इसमें जाना फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। डिफरेंस वैसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर इन डिफरेंस को करने के साथ साथ आपको डेफिनेशन भी दोनों की पता चल गई हैं, आप पॉइंट्स में आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और हमने इसमें जाना ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू कर ही दिया है, आधा चैप्टर हमारा लगभग हो गया, कुछ चीज़ें इसमें और बची हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।